इंडिया हर फील्ड में इतना पीछे क्यों? वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भी हम अभी तक सुपर पावर क्यों नहीं बन पाए? इमेजिन कीजिए एक डार्क रूम, टेबल के सेंटर में दुनिया का मैप और उस मैप पर सिर्फ कुछ ही जगह रोशनी है, बाकी पूरी दुनिया अंधेरे में। ये रोशनी किसी शहर की नहीं है, ये रोशनी उन कंट्रीज की है जो डिसाइड करते हैं कि दुनिया का पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ रुकेगा और कहाँ कभी पहुँचेगा ही नहीं। आज दुनिया में लगभग 200 कंट्रीज है, लेकिन सिर्फ कुछ ही कंट्रीज ऐसे हैं जो रूल्स लिखती हैं, बाकी कंट्रीज बस उन रूल्स के कॉन्सिक्वेंसेस झेलती है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस इनविजिबल सिस्टम की, जहां पावर गन से नहीं, करेंसी, बैंक्स और पॉलिसी से चलते हैं। ये वीडियो सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये इकोनॉमिक्स है, ये पॉलिटिक्स है और ये हम सबके फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। जब हम सुपर पावर वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? स्ट्रॉन्ग आर्मी, न्यूक्लियर वेपन्स या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी। लेकिन हिस्ट्री हमें ये सिखाती है, रियल सुपर पावर वो नहीं होता जो सिर्फ वार जीत सके। रियल सुपर पावर वो होता है जो रूल्स बना सके। रूल्स ऑफ ट्रेड, रूल्स ऑफ मनी, रूल्स ऑफ सैंक्शंस। आज के टाइम में अमेरिका, चाइना और कुछ हद तक यूरोप सिर्फ अपने देश के लिए डिसीजन नहीं लेते, उनके डिसीजंस का इम्पैक्ट अफ्रीका के एक गांव से लेकर साउथ अमेरिका के एक बड़े शहर तक पड़ता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये पावर कभी स्टेज पर अनाउंस नहीं होती, ये पावर क्वाइटली ऑपरेट करती है, डॉक्यूमेंट्स, मीटिंग्स और पॉलिसीज के थ्रू। अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। वर्ल्ड वार खत्म होने के करीब था, यूरोप ऑलमोस्ट पूरी तरह तबाह हो चुका था, इकोनॉमिक्स कोलैप्स हो चुकी थी। इस मोमेंट पर अमेरिका ने एक साइलेंट लेकिन गेम चेंजिंग मूव चली। 1944 में एक एग्रीमेंट हुआ, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट को यूएसए के साथ टोटल 44 कंट्रीज ने साइन किए थे। इस एग्रीमेंट के बाद यूएस डॉलर दुनिया का रिजर्व करेंसी बन गया। सिंपल शब्द में कहूँ तो अगर दुनिया को ट्रेड करनी हो, ऑयल खरीदना हो या इंटरनेशनल पेमेंट करनी हो तो डॉलर चाहिए। और जब दुनिया को डॉलर चाहिए तो दुनिया को अमेरिका की इकोनॉमी पर भरोसा करना पड़ता है। यहीं से अमेरिका को मिली एक ऐसी पावर जो बिना एक गोली चलाए कंट्रीज को घुटनों पर ला सकती है, सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब सिर्फ ट्रेड बंद करना नहीं होता, सैंक्शंस का मतलब होता है पूरी इकोनॉमी का ऑक्सीजन काट देना। जब कोई कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस में होती है तो वो सबसे पहले कहाँ जाती है? IMF या फिर वर्ल्ड बैंक के पास। ऑफिशियली ये इंस्टीट्यूशंस मदद के लिए बने हैं, जैसे कि कंट्रीज को लोन्स, सपोर्ट या स्टेबिलिटी देना। लेकिन हर लोन के साथ कुछ कंडीशंस भी आती है, जैसे कि सब्सिडी हटाओ, करेंसी डीवैल्यू करो, पब्लिक स्पेंडिंग कम करो, प्राइवेट कंपनीज के लिए मार्केट खोलो। और यहीं से शुरू होता है एक डेंजरस साइकिल। कंट्री लोन लेती है, इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल होता है, लेकिन पब्लिक सफ़र करती है, इससे ग्रोथ स्लो होती है और फिर कंट्री दोबारा लोन लेती है। इस सिस्टम में डिसीजन मेकिंग पावर लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं होती, पावर होती है कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे कुछ लोगों के पास जो उस कंट्री में कभी रहे भी नहीं। चाइना ने इस सिस्टम को देखा, समझा और फिर डिसाइड किया, हम अपना सिस्टम बनाएंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अफ्रीका से लेकर एशिया तक चाइना ने मैसिव प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जैसे कि पोर्ट्स हो, रेलवेज हो या फिर रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो। कंट्रीज को ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन्स देना भी स्टार्ट कर दिया, जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज चाइना से लोन लेते हैं और अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन अगर कंट्री लोन रिपे नहीं कर पाई तो चाइना के जाल में फंस जाती है। जैसे कि रिसेंटली श्रीलंका ने अपना लोन रिपे नहीं कर पाई तो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए चाइना के कंट्रोल में चला गया। ये गन बोर्ड डिप्लोमेसी नहीं है, ये है डेप्थ डिप्लोमेसी। अमेरिका पावर चलाता है डॉलर से और चाइना पावर चलाता है इंफ्रास्ट्रक्चर से। गेम सेम है, बस मेथड अलग। कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो अभी तक सिस्टम के अंदर फंसे हुए हैं, जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, अफ्रीका के कुछ नेशंस। ये सब ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें हर स्टेप पर एक ऑलरेडी रिटन सिस्टम के अंदर चलना पड़ता है। करेंसी का प्रेशर, ट्रेड का प्रेशर, जियोपॉलिटिक्स का प्रेशर। इसीलिए आज दुनिया में इनइक्वालिटी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये इनइक्वालिटी है डिसीजन मेकिंग की। कुछ लोग टेबल पर बैठ के सिर्फ डिसीजंस लेते हैं, बाकी सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस झेलते हैं। और अब एक नेचुरल सवाल उठता है, इंडिया इस पिक्चर में कहाँ खड़ा है? इंडिया इंडिपेंडेंट होता है और लगभग उसी टाइम फ्रेम में चाइना भी अपनी एक नई जर्नी शुरू करता है।
दोनों के पास बड़ी पॉपुलेशन, गरीबी, लिमिटेड रिसोर्सेस, लेकिन आज चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब है। और इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री के टैग में अटका हुआ है। सवाल ये नहीं है कि चाइना परफेक्ट है, सवाल ये है कि हम पीछे क्यों रह गए। और अगर आपको लग रहा है कि हम ये वीडियो में सिर्फ हेडलाइंस रिपीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिस्टम को तोड़ तोड़ कर समझा रहे हैं, तो डाटा दर्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सिर्फ हमारे चैनल को ही सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि इस तरीके के सीरियस कंटेंट को ज़्यादा लोग तक पहुंचा रहे हो। तो लौटते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। सच कड़वा है पर जरूरी है। इंडिया पीछे सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ग्लोबल पावर्स अलाउ नहीं करती। इंडिया पीछे इसलिए भी है क्योंकि हमने कई जगह गलत प्रायोरिटीज को चूज की। चाइना ने फोकस किया मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और इंडिया ने फोकस किया शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स, सर्विस सेक्टर पर ओवर डिपेंडेंस एंड डिग्री ओवर स्किल। सच कमेंट में बताना कि आप में से कितने लोग हैं जो कॉलेज में कुछ सीखने या फिर किसी नए स्किल को डेवलप करने के लिए जाते हैं, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग कॉलेज सिर्फ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए ही जाते हैं, ना कोई स्किल पे ध्यान देता है, ना कुछ नए सीखने में। ये सब कारणों की वजह से स्किल डेवलपमेंट में हम स्लो रहे, मैन्युफैक्चरिंग में हम लेट हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग फ्रैगमेंटेड रही। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या गलती की। पॉलिसी कंटिन्यूटी की कमी, ब्यूरोक्रेटिक डिले, रिसर्च और इनोवेशन पर कम इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन को इंडस्ट्री रेडी ना बनाना, और सबसे बड़ी गलती लोगों को फ्री चीज़ों का लत लगा देना। जैसे कि अपना गवर्नमेंट की इमेज अच्छा बनाने के लिए बार बार अननेसेसरी फ्री पॉलिसी लाना, जैसे फ्री बस सेवा, फ्री में अकाउंट में पैसा भेजना हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्री करना हो। इन चीज़ों से लोगों को फ्री चीज़ों का आदत लग जाती है और वो मेहनत करना कम कर देते हैं। इससे देश का डेवलपमेंट तो स्लो होता ही है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट का फंड जो किसी अच्छे काम में लग सकता था, जैसे कि रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एजुकेशन में, वो नहीं लग पाता। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को कुछ भी फ्री करना नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्री करना चाहिए जो कि नेसेसरी हो, जैसे कि क्वालिटी हेल्थ केयर एंड क्वालिटी एजुकेशन। ये सब चीज़ों का देश में ज़्यादा ज़रूरत है और इससे जनता के साथ साथ देश का डेवलपमेंट भी ज़्यादा तेज़ी से होगा। चाइना ने एक बात समझ ली थी, पावर 5 साल के साइकिल में नहीं बनती, और इंडिया अभी भी अक्सर इलेक्शन साइकिल के हिसाब से चलती है। ये तो हो गया गवर्नमेंट के बात। अब बात करते हैं पब्लिक लेवल रियलिटी की। अब थोड़ा सा मिरर हम पर भी। हम सिस्टम को गाली देते हैं लेकिन खुद स्किल अपग्रेड नहीं करते। हम करप्शन को ब्लेम करते हैं लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए हम कई बार रूल्स तोड़ देते हैं। हम ग्लोबल पॉलिटिक्स पे डिबेट करते हैं लेकिन लोकल गवर्नेंस में पार्टिसिपेट भी नहीं करते। ये सिर्फ गवर्नमेंट की फाइट नहीं है, ये जनता की भी फाइट है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट को आगे क्या करना चाहिए, जैसे कि 5 साल के बदले 20 से 30 साल का इकोनॉमिक विजन रखना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लस R&D पर फोकस करना चाहिए, स्टेबल पॉलिसीज जो लॉन्ग टर्म के लिए वैलिड हो उसे लाना चाहिए, एजुकेशन को स्किल सेंट्रिक बनाना चाहिए, एल सेक्टर। इस तरीके के लॉन्ग टर्म विजन पर काम करना चाहिए। अब हमें पब्लिक को क्या अगला स्टेप लेना चाहिए? ग्लोबल लेवल पर स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम करना हो, या फिर AI ऑटोमेशन, या फिर किसी रीजनल स्किल्स जैसे कि मिट्टी से खिलौना बनाना हो या फिर हस्ततंत्र का काम हो। बस कोई सा भी स्किल जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो उसके ऊपर काम करो। और सबसे बड़ी बात, पॉलिसी समझो, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, सिस्टम का एक्टिव हिस्सा बनो। सुपर पावर सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बनती, सुपर पावर सिटीजन से बनते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि इंडिया सुपर पावर कब बनेगा, असली सवाल ये है कि हम सुपर पावर जैसा सोचना शुरू कब करेंगे, क्योंकि दुनिया में वही नेशन आगे जाती है जिनके लोग सिर्फ सर्वाइव नहीं करते बल्कि प्लान करते हैं। इसीलिए आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपने हिसाब से एक नए स्किल का नाम और कितने दिन में उसे कम्प्लीटली सीखोगे टाइम ड्यूरेशन लिखो और उसे एक चैलेंज की तरह लो, उसके ऊपर काम करो, अपने साथ साथ देश को भी आगे बढ़ाओ। इस चैनल पर हम ब्लाइंड नेशनलिज्म नहीं करेंगे और ना ही ब्लाइंड क्रिटिसिज्म। हम समझेंगे, हम कंपेयर करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। मुझे अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है, आप अपना सजेशन कमेंट सेक्शन पर दे सकते हो। मैं उसके ऊपर वीडियो जल्दी ही लाऊंगा।